गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का 5th टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विजुअलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। इसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है, वाइल इट इज ईजी एनफ टू रिप्रेजेंट अ रूरल थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टेच्यू। किसी शासक को किसी प्रतिमा के रूप में, किसी मूर्ति के रूप में या चित्र के रूप में अंकित करना, प्रदर्शित करना, अभिव्यक्त करना बहुत आसान है। हाउ डज वन गो आउट अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन? लेकिन किसी एक देश को अगर हमें चेहरा देना हो तो वो किस तरह दिया जा सकता है? Artists in the 18th and 19th century found a way out by personifying a nation. लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में के कलाकार जो थे उन्होंने इसका रास्ता ढूंढ लिया। In other words, they represented a country as if it is were a person. मतलब उन्होंने अपने राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का रास्ता ढूंढ लिया। Nations were then portrayed as female figure. अब जो राष्ट्र को एक नारी का स्वरूप दिया जाने लगा, मतलब अपने राष्ट्र को वो नारी का स्वरूप के रूप में अंकित करना शुरू कर दिया। द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ। और ये जो नारी का स्वरूप राष्ट्र के लिए प्रदर्शित किया जा रहा था, अंकित किया जा रहा था, वाकई में इस तरह की कोई रियल लाइफ में महिला या नारी नहीं थी। यह सिर्फ एक कल्पना थी। Rather, it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. मतलब कि जो भी हमारा अमूर्त विचार है, जो हमारे मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं, उनको ठोस रूप देने के लिए, उन्हें मूर्त रूप देने के लिए यह एक प्रयास था। That is, the female figure become a allegory of the nation. इस तरह जो है नारी की छवि जो है राष्ट्र के रूपक के रूप में, एलिगरी का मतलब होता है रूपक। व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जिस तरह का आइडिया जैसे एनवी है, ग्रीड है, फ्रीडम, लिबर्टी, इसको हम जो है एक पर्सन या थिंग के रूप में जब प्रदर्शित करते हैं तो उसे एलिगरी कहते हैं। तो महिला को यहाँ पर, नारी को एक रूपक के रूप में माना गया, राष्ट्र के रूपक के रूप में माना जाने लग गया। फर्दर, you will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic. आपको याद होगा कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस समय जब कलाकारों ने जो है जो महिला नारी का रूपक जो है वो पोर्ट्रेट किया था, उन्होंने नारी को स्वतंत्रता के रूप में, न्याय के रूप में और गणतंत्र के रूप में जो है अंकित किया था उस समय के कलाकारों ने। These ideals were represented through स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। ये जो विचार थे, ये जो आदर्श थे, वो एक तरह के, अलग तरह के जो है स्पेसिफिक जो है ऑब्जेक्ट या सिंबल के रूप में, एक वस्तु के रूप में हम कहें, एक ऑब्जेक्ट के रूप में या एक जो है चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। एज यू वुड रिमेंबर, द एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप। जो स्वतंत्रता का प्रतीक था वो लाल टोपी, रेड कैप एंड ब्रोकन चेन, और टूटी हुई जंजीर जो है वो दिखाया जाता था। मतलब स्वतंत्रता को दिखाने के लिए लाल टोपी और टूटी हुई जंजीर दिखाई जाती थी। वाइल जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। जबकि न्याय को, है ना, इंसाफ को जो है, इंसाफ की देवी आपने देखा होगा, इंसाफ की देवी की मूर्ति आपने कई सीन ऐसे देखे होंगे जिसके अंदर इंसाफ की देवी जो है वो आंखों में काली पट्टी बांधे हुए और हाथ में एक तराजू लेके हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर भी हम देखें कि न्याय को भी, इंसाफ को भी एक महिला के रूप में ही, एक नारी के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है हमेशा। सिमिलरली, we can see that female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. तो उसी तरह से जो है फीमेल जो है एलिगरीज जो है उसको इन्वेंट किया गया 19th सेंचुरी में अपने नेशन को
अंकित करने के लिए। इन फ्रांस शी वॉज क्रिस्टियन मारियान, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। तो फ्रांस में इसको जो नाम दिया गया वो मारियान नाम दिया गया, जो नारी का स्वरूप अंकित किया गया है राष्ट्र के रूप में, उसे मारियान नाम दिया गया, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ ए पीपल्स नेशन। और ये जो है उस समय के जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित करता था, उस समय के विचार को रेखांकित करता था। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। और उनके जो भी हम कहें कि उनके जो फीचर्स थे वो लिबर्टी और रिपब्लिक के रूप में, जो रेड कैप, ट्राई कलर एंड कॉकेड के रूप में दर्शाया गया, जो लाल टोपी और तिरंगा और कलगी के रूप में दर्शाया गया। स्टैच्यू ऑफ मारियान वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी। और मारियान की जो यह मूर्तियां थीं, प्रतिमाएं थीं, वो सार्वजनिक चौक पर, चौराहे पर लगाई गई ताकि यह जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप की याद दिलाती रहे कि हम सब एक हैं और राष्ट्रीयता की भावना जो है उनमें बनी रहे। उसके लिए चौराहे थे, वहाँ पर इनकी प्रतिमाएं लगाई गईं। एंड परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट, और उससे कि लोग अपने आप को अपना तादात्म्य में स्थापित कर सके, अपने आप को जो है, अपनी आइडेंटिटी जो है उसको खोज सके। इसलिए जो मारियान की मूर्तियाँ जो हैं वो जगह जगह पर लगाई गई। मारियान इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। और उस समय जो है सिक्कों पर और डाक के टिकट, जो पोस्टल स्टैम्प होते थे, उस पर भी मारियान की जो है इमेजेस जो है वो मार्क की गई हैं। आप एक तस्वीर यहाँ देख सकते हो, उस समय जो बनाई गई थी मारियान की तस्वीर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये मारियान की तस्वीर है जो उस समय जो है एज ए नेशनल एलिग्री के रूप में दर्शाया गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आता है, उसी फ्रांस की तरह ही जर्मनी के अंदर क्या किया गया, सिमिलरली द जर्मेनिया बिकम ए एलिग्री ऑफ द जर्मन नेशन। और जिस तरह से मारियान जो है वो फ्रांस का प्रतीक मानी जा रही थी, उसी तरह से जर्मेनिया जो है वो जो है जर्मन नेशन का रूपक मानी जाने लगी। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। और जर्मेनिया जो है वो ओक लीव का क्राउन पहनती हैं। और यहाँ पर जो ओक है वो दिस ओक एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। मतलब जो है ये जो ओक होता था उसे जर्मनी में एक वीरता का प्रतीक माना जाता था। और एक तस्वीर आप यहाँ देख सकते हो जर्मेनिया की, जो फिलिप वेट ने जो 1848 में बनाई है, उसकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हो। उसी तरह से कुछ तस्वीरें यहाँ दी हुई हैं कि बहुत हताश जो हैं, निराश जो हैं जर्मेनिया है, ज़मीन पर गिरी हुई आपको देखने मिले। 1850 में कोई तस्वीर बनाई गई है। उसके अलावा एक यहाँ पर जो जर्मेनिया की तस्वीर बनाई गई है जिसके अंदर जो है वो राइन नदी पर पहरा दे रही हैं जर्मन को बचाने के लिए। और इसकी तलवार पर भी ये लिखा गया है, द जर्मन सॉर्ड प्रोटेक्ट द जर्मन राइन। मतलब कि जर्मन तलवार है, जर्मन राइन की रक्षा करती है, जर्मन लोग हैं उनकी रक्षा करती है, इस तरह से दर्शाया गया है। और इसके बाद जो है हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का 6th टॉपिक, जिसका नाम है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, जिसका मतलब होता है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। आइए हम इसको देखते हैं। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी का जो अंतिम चौथाई था, लास्ट के जो 25 ईयर्स थे 19th सेंचुरी के, नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। जिस तरह से इस सदी का पहला हाफ था, पहली 50 साल थे, उस तरह का जो है उदारवाद और जनतांत्रिक स्वभाव जो है वो राष्ट्रवाद का देखने को नहीं मिला। अब राष्ट्रवाद थोड़ा बहुत कमजोर होने लग गया था, बट बिकम ए नैरो एंड क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। अब जो है राष्ट्रवाद बहुत ही सीमित लक्ष्य के साथ, बहुत ही संकीर्ण सिद्धांतों के साथ बहुत अल्प और छोटा बन गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर। इस समय जो भी राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी समूह होते थे, वो जो है इनटॉलरेंट हो गए थे, अनुदार हो गए थे, और वो हमेशा जो है वॉर में जाने के लिए तैयार रहते थे। द मेजर यूरोपियन पावर इन टर्न
manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe for further their own imperialist aim। इसका मतलब है उस समय यूरोपीय जो शक्तियां होती थी, यूरोपियन पावर थे, उन्होंने इनकी जो भी राष्ट्रवादी जो भावनाएं होती थी, आकांक्षाएं होती थी, उनका पूरा उपयोग किया अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो यूरोपियन पावर हैं, जो राष्ट्रवाद की भावना है, उनकी आकांक्षाएं हैं, उनका सहारा लेकर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उस राष्ट्रवाद का उपयोग कर रही हैं। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ nationalist tension in Europe after 1817 was the area called the Balkan। अब यहाँ एक नई बात आती है बाल्कन की। ये एक बाल्कन क्षेत्र है यूरोप के अंदर, उसकी स्थिति की यहाँ पर पूरी चर्चा की गई है कि बाल्कन जो है 1871 के बाद बहुत ही गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बन गया था। 1871 के बाद जो भी तनाव बढ़े हैं यूरोप के अंदर, वो बाल्कन की वजह से बढ़े हैं। द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकली एंड एथनिक वेरिएशन। ये जो बाल्कन क्षेत्र है वो भौगोलिक रूप से और जातीय रूप से विभिन्नता वाला क्षेत्र था। यहाँ विभिन्न तरह की जोग्राफिकल डिस्पैरिटीज थी, डिफरेंसेस थे, जातीय भिन्नताएं थी। और आज के समय में मॉडर्न डे में ये जो बाल्कन का क्षेत्र है, मॉडर्न डे में इसमें बहुत सारे हम देख सकते हैं कि क्षेत्र, बहुत सारे रीजन थे। तो कौन कौन से रीजन थे इसमें बाल्कन क्षेत्र में उस समय? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, देन स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो। ये बहुत सारे क्षेत्रों से मिलकर जो है बाल्कन बना था उस समय। हुज इनहैबिटेंट वर ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स। और ये जो भी यहाँ के निवासी थे उनको स्लाव के नाम से पुकारा जाता था। अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। जो ज़्यादातर जो है बाल्कन का ये क्षेत्र था, ये ऑटोमन साम्राज्य जो था उसके अंतर्गत था, उसके नियंत्रण में था। द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर मेड द रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। उस समय जो रोमानी राष्ट्रवाद है, जो रोमांटिक नेशनलिज्म है बाल्कन का, और जो ऑटोमन साम्राज्य है उसका विघटन जो है, उसकी वजह से बाल्कन की जो स्थिति पूरी बनी थी वो एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक बनी थी। मतलब एक चिंगारी की जरूरत थी और बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था बाल्कन क्षेत्र के अंदर। ऑल थ्रू द 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reform but with very little success। उस 19वीं शताब्दी के अंतर्गत 19th century में ऑटोमन एम्पायर था, उसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ मॉडर्नाइजेशन भी किया, आधुनिकरण किया अपने देश के अंदर, इंटरनल रिफॉर्म मतलब कुछ आंतरिक सुधार भी किए, लेकिन उसमें उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। एक के बाद एक क्या हुआ कि उसके अधीन जो भी यूरोपीय राष्ट्रीयताएं थीं, जो भी यूरोपीय क्षेत्र थे, वो उनके चंगुल में से निकलकर, उनके नियंत्रण क्षेत्र में से निकलकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिए थे। द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस। जो बाल्कन लोग थे वो अपने आप को आज़ाद घोषित करना चाहते थे, एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सबगेटेड बाय फॉरेन पावर्स। वो कहते थे कि भाई हम लोग जो हैं, इतिहास अगर देखोगे ना, बाल्कन के लोग कहते थे कि अगर इतिहास देखोगे तो हम स्वतंत्र थे, लेकिन धीरे धीरे जो है विदेशी शक्तियों ने हम पर प्रभुत्व जमा लिया और हमको गुलाम बना लिया, तो हम तो वापस जो है वो आज़ाद होना चाहते हैं, ऐसे बाल्कन के लोगों का मानना था। हेंस द रिबिलियन नेशनलिटीज इन द बाल्कन थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल एज अटेम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। इसलिए जो यहाँ के जो भी विद्रोही समूह थे, राष्ट्रीय समूह थे, वो संघर्षों के द्वारा अपनी लंबे समय से खोई हुई आज़ादी को वापस लाना चाहते थे। तो इस तरह की गतिविधियां जो है बाल्कन क्षेत्र में चल रही थी। आइए हम आगे देखते हैं और क्या स्थिति है। एज द डिफरेंट स्लाविक नेशनलिटीज
struggled to define their identity and independence. इस समय जो है विभिन्न स्लाव राष्ट्र समूह जो है अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा को तय करने की कोशिश कर रहे थे. द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट. और ये जो बाल्कन का क्षेत्र था वो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट मतलब गहरे टकराव का क्षेत्र बन चुका था. द बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर. ये जो बाल्कन क्षेत्र थे इसमें बहुत सारे राज्य थे, वो एक दूसरे से बहुत ही फियर्सली जेलस मतलब बहुत भारी ईर्ष्या करते थे. एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स. और हर कोई राज्य ये चाहता था कि उनके हस्तगत उनके अंतर्गत जो बहुत बड़े बड़े इलाके उनके आए और उनकी जो सीमाएं उनकी टेरिटरीज जो हैं वो बढ़ती जाएं. ऐसा हर जो है राज्य बाल्कन का चाहता था. तो आपस में ये राज्य बहुत संघर्ष कर रहे थे अपनी टेरिटरीज बढ़ाने के लिए, अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए, अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए. मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ बाल्कन ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी. मतलब ये जो चीज है वो और ज्यादा जटिल और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया क्योंकि यहां पर और भी कई ऐसे प्रतिस्पर्धी थे और भी कई ऐसे राइवलरी थे, कॉम्पिटिटर थे जो बाल्कन पर अधिकार करना चाहते थे. तो बाल्कन के राज्य ही नहीं लेकिन आसपास के कई ऐसे देश भी हैं जो बाल्कन पर अधिकार करना चाहते थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमॉन्ग द यूरोपियन पावर ओवर ट्रेड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल मिलिट्री माइट. मतलब कि इस समय यूरोपीय शक्तियां जो हैं वो व्यापार उपनिवेश के साथ साथ अपनी नौसेना नेवल एंड सैन्य ताकत के लिए मतलब जो भी उनकी मिलिट्री पावर है उसके लिए उसको बढ़ाने के लिए जो है बाल्कन क्षेत्र पर जो है अपना अधिकार जमाना चाहती थी. दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड. और इसकी वजह से जो है ये समस्या जो है वो बढ़ने लग गई. ईच पावर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन. और ये जितनी भी जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी ये सब जो हर कोई ताकत जो है वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर जो है ये जो कमजोर पड़े हुए क्षेत्र हैं इस पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, इसको अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे. दिस लेड टू सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और इसी के कारण जो है यहाँ पर युद्ध की जो है श्रृंखला शुरू हो गई, छोटे मोटे युद्ध होने लग गए और अंत में जाके यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो जाता है. नेशनलिज्म अलाइन विथ इंपीरियलिज्म. और आप देख सकते हैं कि जो यहां पर जो राष्ट्रवाद है वो साम्राज्यवाद के साथ जुड़ गया. लेट यूरोप टू डिजास्टर इन 1914. और इसके कारण ही जो है जो साम्राज्यवाद जो बढ़ाने की होड़ लगी हुई है, जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने की होड़ लगी हुई है, इसी के कारण जो है बहुत बड़ा डिजास्टर, महाविपदा, बहुत बड़ा डिजास्टर यूरोप में आया 1914 में. और वो क्या था? वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था. बट मीनवाइल उसी समय many countries in the world which had been colonized by European power in 19th century began to oppose imperial domination. और उसी समय जो है यूरोपीय शक्तियों ने जो उपनिवेशीकरण किया था, कई ऐसे अपने उपनिवेश बनाए थे, कॉलोनीज बनाई थी वो 19th सेंचुरी में, वो जो है अपने जो भी साम्राज्यवादी ताकतें थी, जो भी इंपीरियल डोमिनेशन थी, उनका विरोध करना शुरू कर दी कि भाई हम भी जो है आज़ाद होना चाहते हैं. तो ये स्थिति ऐसी थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है और यूरोपियन कंट्री जहां अपना प्रभुत्व बना बैठी है, जहां अपनी कॉलोनीज बना बैठी है, जहां उपनिवेश बना बैठी है, उनसे भी आज़ादी पाने के लिए वहां के लोग भी साथ साथ संघर्ष कर रहे हैं. तो एक तरफ बाल्कन का मुद्दा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेके आया है और उसी समय जो है कई ऐसे कंट्रीज हैं जो आज़ाद होना चाहते हैं यूरोपियन पावर्स में से. द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट. और ये जो है साम्राज्य विरोधी आंदोलन जो भी विकसित हुए वो सभी राष्ट्रवादी थे, वो भी राष्ट्र की प्रेरणा से थे. और ये सब क्या चाहते थे? इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट. और हर कोई जो है स्वतंत्र राष्ट्र राज्य निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे. जिस तरह से फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिस तरह जर्मनी में, इंग्लैंड में, हर जगह जो है स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की क्रांति हो रही थी, उसी तरह से जो है जितने भी उपनिवेश थे
यूरोपीय कंट्रियों के अलग अलग जगह पर वहाँ के लोग भी जो है राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए जो है कोशिश कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, जो भी साम्राज्यवादी ताकतें थी उनके साथ लड़ाई कर रहे थे, एंड वर इंस्पायर्ड बाय द सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। और ये सभी जो हैं राष्ट्रीय एकता की भावना से साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए कार्य कर रहे थे। मतलब अब सब एकजुट होने लग गए थे कि हम जो है अगर एकजुट होकर लड़ाई करेंगे तो जो ये साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो यूरोपियन कंट्री ने कॉलोनीज बनाई हैं, वो कॉलोनीज, जैसे भारत भी इसमें से एक है कि वो इंग्लैंड की कॉलोनी था, यूनाइटेड किंगडम की, तो यहाँ पर भी उस समय आप देखोगे 19वीं शताब्दी के अंतर्गत उस समय आज़ादी के लिए संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, आज़ादी पाने के लिए। तो ये पूरा जो है एनवायरमेंट जो है, ये वातावरण जो है उस समय पूरे वर्ल्ड में चल रहा था। यूरोपियन आइडियाज, आगे हम देखें कि यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नोवेयर रेप्लिकेटेड। जो यूरोपीय विचार था, है ना, यूरोपीय विचारधारा, जो राष्ट्रवाद की यूरोपीय विचारधारा थी, वो सब जगह हमें देखने को नहीं मिली है। अब ये क्यों देखने को नहीं मिली है? फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म। क्योंकि हर जगह जो है लोगों ने अपनी अलग तरह की विशिष्ट राष्ट्रवाद की भावना को विकसित किया था। क्योंकि हर जगह जो है कल्चर अलग था, हर जगह जो है रहन सहन अलग था, भाषाएं अलग थी, जाति अलग थी। तो उन्होंने हर जगह जो है यूरोपीय की भावना, यूरोप के अंदर जिस तरह की राष्ट्रवाद की भावना थी वैसी विकसित नहीं हुई, लेकिन स्पेसिफिक एक अलग तरह की विशिष्ट तरह की राष्ट्रवादी भावना जो है अलग अलग क्षेत्र में विकसित हुई। जिस तरह का क्षेत्र था उस तरह की राष्ट्रीय भावना विकसित हुई। बट द आइडिया दैट सोसाइटीज should be organized into nation states came to be accepted as a natural and universal। लेकिन ये जो विचार था, किस तरह का विचार है? समाज को, सोसाइटी को एक नेशनल स्टेट बनाने का, कि सोसाइटी एक राष्ट्र राज्य बने, राष्ट्र राज्य के रूप में गठित हो, यह एक जो है नेचुरल और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बनने लग गया। मतलब प्राकृतिक रूप से और सार्वभौमिक रूप से, स्वाभाविक रूप से और पूरे यूनिवर्सल रूप से ये माना जाने लग गया कि भाई समाज जो है गठित होना चाहिए। किस तरह से गठित होना चाहिए? समाज गठित होना चाहिए एक राष्ट्र राज्य के रूप में। मतलब पूरा जो देश है वो एक राष्ट्र बने और उसके अंदर एक संविधान हो और वहाँ पर जो है गणतंत्र उसको दिया जाए और वहाँ पर कोई संसद हो, पार्लियामेंट हो, उस तरह से पूरा देश जो है जनमत से चले। इस तरह की भावना जो है विश्व में देखने को मिली और ये सारी घटनाएं जो हैं हमें उस समय देखने को मिलती है। तो यहाँ तक ये टॉपिक दिया हुआ है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।